एक नारी सब पर बारी, ये कथन जो है ये बिल्कुल सटीक बैठता है उस पर्सनालिटी पे जो इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द राइट न्यूज और मैं हूं हिमाग्नि मोजा। दर्शकों, जो पर्सनालिटी आज अभी हमारे साथ मौजूद है वो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। वैसे तो उन्होंने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया है, बहुत सारी औरतों की मदद की है, बहुत सारी औरतों को राह दिखाई है। Currently, she is working as a national secretary in RLJP, ब्राह्मण ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया वुमेन विंग की वो सेक्रेटरी है और उसके साथ साथ सार्क जम्मू और कश्मीर में एडवाइजर भी है। जी हाँ दर्शकों, मैं बात कर रही हूँ अनीता चंदपुरी जी की। आइए उन्हीं की जबानी जानते हैं उनकी लाइफ जर्नी के बारे में, कैसे वो यहाँ तक पहुंची कि आज उन्हें नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। सबसे पहले तो अनीता जी, आपका स्वागत है। नमस्कार और धन्यवाद राइट न्यूज का कि उन्होंने मेरे काम को सराहा और मुझे आज यहाँ आने का मौका दिया। आप सबका धन्यवाद, स्पेशली रोहित जी का धन्यवाद। जी अनीता जी, ये जो शुरुआत है आपकी एज ए सोशल एक्टिविस्ट, ये कैसे शुरू हुई? कैसे आपके जहन में आया कि मुझे लोगों की मदद करनी है? सबसे पहले तो देखिए, मैं आपको बताऊं कि जहन में तो मेरे को बचपन से ही था। जब मैं अपने स्कूल में थी, केनाल रोड से मैंने 10+2 किया है, तो वहां पे भी मैं एज ए हेड गर्ल थी उस टाइम भी। और उसके बाद मैं कॉलेज में गई और मैंने तब भी एबीवीपी में काम किया है जब तक मेरा कॉलेज हुआ। बहुत अच्छा लगता था मुझे पहले से इस तरीके के काम करना। और उसके बाद शादी हुई और शादी के बाद थोड़ा गैप आ गया क्योंकि मेरी बहुत सारी हेल्थ इश्यूज हो गई थी और मैं बहुत डिप्रेस थी, डिप्रेशन में थी। 2 साल मेरा पीजीआई में ट्रीटमेंट चला और ऑलमोस्ट मतलब ऐसा था कि किसी को ये नहीं था कि ये शायद वापस जिंदा भी रहेगी कि किस तरीके की रहेगी। लेकिन उस टाइम पे भी मैं आपको बता दूं, डॉक्टर इंदु कौल जी के पास जाती थी, उनका बहुत सपोर्ट रहता था। वो मेरी एक काउंसलिंग करती थी, मुझे हमेशा बोलती थी कि तुम इतनी बीमारी में भी मेरे पास ऐसे पेशेंट्स भेज देती हो, तो तुम तो हमेशा ही लोगों के लिए सोचती हो। तुम इस तरीके से तुम अपनी लाइफ को जो है गुड के नहीं जी सकती हो। कहीं ना कहीं मैं भी जब बेड पे पड़ी होती थी सोचती थी, नहीं मतलब शुरू से मैंने इस तरीके का काम किया। और सबसे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि मैंने नेशनल खेला है कबड्डी, मैं नेशनल प्लेयर रह चुकी हूँ। और तो जब मैं बेड पे होती थी तो मैं ये अपनी चीजें जो सोचती थी कि नहीं, फिर मैम के पास जाती थी, वो मुझे बोलती थी नहीं तुम निकलो बाहर, फिर काम शुरू करो, ऐसे तुम अपनी लाइफ को गुड के मत खत्म करो। तो उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की उस टाइम, मेरे को उस डिप्रेशन से, उस बीमारी से बाहर लाने में। और मुझे अपनी फ्रेंड से मिलाया, मैम अनसुईया खोसा से, और उन्होंने मुझे बहुत उस टाइम हेल्प तो की कि मैं डिप्रेशन से बाहर आ गई। उन्होंने मुझे एक रास्ता दिखाया, लेकिन उस रास्ते पे चलने के लिए मुझे प्लेटफॉर्म चाहिए था, उस तरीके का मुझे काम चाहिए था कि मुझे जहाँ पे मुझे लोग समझे कि लोगों को मैं समझूं, लोग मुझे समझे कि इसको काम करना है किस तरीके से। तो मैं बीच में डॉक्टर सुधीर महाजन जी से मिली। डॉक्टर सुधीर महाजन जी को आज मैं अपना गुरु मानती हूँ क्योंकि उन्होंने मेरे को इस फील्ड में बहुत कुछ सिखाया। और ये कहना गलत नहीं होगा, अगर मैं आज किसी मुकाम पे हूँ तो उसमें उनका बहुत बड़ा रोल है। समूह थिएटर का बहुत बड़ा रोल है क्योंकि मैंने जो अपनी पहचान बनाई समूह थिएटर से बनाई। और उसमें मेरा जितने भी समूह थिएटर की टीम ने मुझे सपोर्ट किया, डॉक्टर कमल शर्मा जी ने, स्पेशली सुधीर महाजन जी ने मेरे को हमेशा एक गुरु की तरह मतलब समझाया। क्योंकि बड़ी बार डांट भी पड़ती थी कि नहीं तुम वो सही नहीं कर रही हो, तुम ये गलत कर रही हो, क्योंकि शिष्य थी तो सीखना तो पड़ता था। और आज उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। और स्पेशली मेरे फादर इन लॉ, क्योंकि जब मैं काम के लिए निकलती थी तो मुझे बोलते थे तुम घर की टेंशन मत लो, घर हो जाएगा, तुमने जो काम शुरू किया तुम उस पर चलो। और मेरे हस्बैंड जो हमेशा मेरे साथ शाना बशाना हर चीज में खड़े रहे, मेरे को बहुत सपोर्ट किया। और सबसे बड़ी बात है कि वो ट्रस्ट जो उन्होंने मेरे पे किया और मुझे आज जो मैं यहाँ पे हूँ उसमें उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। जी अनीता जी, आपने बात की डिप्रेशन की। बहुत सारी महिलाएं इस बीमारी से जूझती आ रही हैं, पर आपने ये भी बोला कि बहुत सारे लोग थे जिन्होंने मुझे इस डिप्रेशन से बाहर निकाला, मगर वो इंसान बाहर तब निकलता है जब वो खुद चाहे। तो ऐसा क्या मोमेंट था जब आपने सोचा कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं ये हुई नहीं जो
इस वक्त मैं हूँ, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है किसी भी हालत में? बहुत सारे रीजन। देखिए, मेरा बेटा बहुत छोटा था और उसको, वो जब मुझे आवाज मारता था, मैं हेल्पलेस होती थी उसको उठ के कुछ काम करने, उसका लंच बनाने में, उसकी स्कूल की यूनिफॉर्म तैयार करने में बहुत हेल्पलेस होती थी। मैं नहीं कर पाती थी क्योंकि मेरा लेफ्ट साइड पूरा बंद बैठ गया था और मैं काम नहीं कर पाती थी। मेरी मदर इन लॉ ने मेरी बहुत हेल्प की, मेरी भाभी ने उस दौर में मेरी बहुत हेल्प की। तो उसकी जो वो आवाज़ें होती थी वो मेरे कान में जाती थी, ममा ममा उठो। कभी मैं उस तरीके की वो, तो मतलब मैं बोल नहीं सकती हूँ कि मैं कैसे वो दौर, मेरा 2 साल जो निकला, पूरा घर का सिस्टम खराब हो गया। हर 15 दिन के बाद पीजीआई जाना, वहाँ पे ट्रीटमेंट करना और बहुत सारी दिक्कतें थी, इतनी सारी सर्जरीज थी, वो होना, बहुत लाइफ मेरी बहुत डिफिकल्ट थी उस टाइम। और कहीं ना कहीं मैं जब सोती थी बेड पे, अपने साथ बैठी होती थी, तो ये सोचती थी कि नहीं, क्या मुझे ऐसे ही मरना है? नहीं, ऐसे नहीं, उससे अच्छा है मैं उठूं, हिम्मत करूं और कुछ इस तरीके से अपनी लाइफ को वो एक दिशा दूं जो मेरे लिए भी अच्छा हो और मैं कुछ समाज के लिए भी करूं। वाकई में जब आप बोल रहे थे आप इमोशनल हो गए, मैं देख सकती हूँ कि आप काफी इमोशनल हो गए। वाकई में एक माँ के लिए वो दौर बहुत डिफिकल्ट होता है जब उसे पता है कि मैं अपने बच्चे के लिए बहुत करना चाहती हूँ पर वो कर नहीं पाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्योंकि वो दौर पीछे छूट गया और अनीता चंदपुरी इज बैक। ऐसा कोई सिचुएशन आपके लाइफ में आया कि ऐसे कोई प्रॉब्लम महिलाओं ने आपसे शेयर की हो जिसका जो सोल्यूशन था बहुत डिफिकल्ट था? देखिए, बहुत सारे केसेस हमारे पास आते हैं डोमेस्टिक वायलेंस के, और ऐसे महिलाओं का केस आता है कि जहाँ पे वाकई में हम बोलते हैं कि महिलाएं सक्षम हैं, आज शाना बशाना महिलाएं काम कर रही हैं, पुरुषों के बराबर उनको राइट्स मिले हैं। लेकिन हमारे समाज में ऐसे भी बहुत सारा, मैं तो कह रही हूँ कि ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। आज भी डोमेस्टिक वायलेंस की जो महिलाएं शिकार है आज भी हैं, और उनको इस तरीके से मारा पीटा जा रहा है, उस तरीके से तो कोई अपने घर में जो जानवर पालता है उसको भी नहीं होता है। बहुत एक केसेस आए थे, हम एक बहुत सारा, एक ऐसा था, किसी अखनूर साइड का केस था। वो महिला को इतनी मतलब उसके हस्बैंड ने उसको इतना मारा था कि उसकी बैक की हड्डी और उसको ना दांतों से काटा था। और उस टाइम भी एसएचओ जो भी उस टाइम थी वुमेन सेल में, उसने बहुत सपोर्ट किया हमें। और मैं खुद भी समझ नहीं पा रही थी कि मैं इस महिला की, क्योंकि ऊपर से वो बहुत नीडी थी, उसके जो फादर थे वो लेबर थे बेचारे, उसको सरवाइव करवाना उस तरीके से हमने उसको, हम कौन होते हैं, हम तो जरिया है, ऊपर वाले ने हिम्मत दी, हमने उसको उस चीज से रिकवर किया, उसको हेल्प की उस तरीके से। ऐसे ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं जब हम वाकई में सोचते हैं कि नहीं, हम अगर बोलते हैं कि ऐसे है, तो आज भी हमारी नारी का ये हाल है, आज भी हमारी महिलाओं का समाज में ये हाल है। इस तरीके के बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं हमारे पास पूरे जम्मू कश्मीर में कि नहीं, आज भी जहां महिलाओं को वाकई में जरूरत है आगे बढ़ने की और अपने आप को अपने पांव पे खड़े करने की। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या ऐसी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढते वक्त क्या आपको थ्रेट्स भी आती हैं? बिल्कुल, बहुत सारी थ्रेट्स आती हैं, क्योंकि जब दो पार्टीज के बीच में हम आते हैं तो जो अगली पार्टी होती है वो ऑब्वियसली चाहती है कि उसके फेवर में जाए। और ऐसा नहीं है कि हमेशा जो है फीमेल सही होती है और मेल गलत होता है। बहुत सारे केसेस में जब हम पूरा डीप जाते हैं तो हमें बहुत सारी जगहों पे ये भी पता लगता है कि नहीं, ये इसका पति ये तो सही अपनी जगह है, गलती तो औरत की है। तो इस तरीके से बहुत सारी थ्रेट्स आती है कि नहीं, तुम्हें क्या मसला है इस जगह में पढ़ने का, इन चीजों से दूर रहो। लेकिन जब हम काम करते हैं तो फिर उस चीज को पूरा अंजाम भी देना पड़ता है। जी, तो क्या कभी आपको डर नहीं लगता है एज ए फैमिली वुमन, आपको फैमिली की उस टाइम याद नहीं आती है कि देखिए, अगर डरना है तो फिर तो घर से बाहर नहीं आना है। डर तो बहुत दूर की चीज है। सोचते हैं कभी कि नहीं, अरे यार क्यों ऐसे, वो जब कोई कॉल करता फिर 2 मिनट के लिए सोचते हैं नहीं, अगर हमें डरना था फिर हमें घर में बैठना चाहिए था। अगेन मैं आपको बोलूंगी कि जो
ईश्वर की इच्छा होती है। जी। अगर उसने मेरे नसीब में इसी तरीके की कोई मौत लिखी होगी तो उसको कोई नहीं रोक सकता। वो चाहे मैं घर में हूँ, चाहे मैं बाहर हूँ, कोई मेरी मौत का कारण बन सकता है। जो भी उसने मेरी मौत का कारण रखा होगा वो मुझे कहीं पे भी और किसी के भी माध्यम से कभी भी मिल सकती है। जी, और यही सोच है कि आप कभी कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसकी कल्पना भी कभी किसी ने नहीं की होगी। बिल्कुल। दर्शकों, मैं आपको बता दूं, अनीता जी पहली ऐसे हिंदू महिला हैं, या ये कहे कि पहली ऐसी हिंदू है जिन्होंने कश्मीर के लाल चौक में जाके झंडा फहराया था। ये कैसे कर लेती हैं आप? देखिए, ये अंदर एक जज्बा था, क्योंकि न कहीं हम टीवी पे देखते थे। आज मोदी जी ने लाल चौक जाने की कोशिश की, उनको रोका गया, उन्होंने ऐसे किया, वो किया, तो हम बोलते थे क्या वाकई में इतना मुश्किल है कि हमारे अपने देश में ही हम अपना झंडा नहीं फैला सकते। और टाइम निकलता गया, जब मुझे ये मौका मिला, और जिन्होंने भी मुझे ये मौका दिया, मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से उनसे धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने मेरे पे ट्रस्ट किया, मेरे पे भरोसा किया और मुझे इस मिशन का हिस्सा बनाया। जब मुझे बोला गया कि आपका नाम इस चीज के लिए आया, तो मैं बहुत खुश होगी कि नहीं, वाकई जो कभी मैं देखती थी आज मैं वो करने जा रही हूँ। और डर तो नहीं लगा 2 मिनट के लिए भी, क्योंकि मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं सुबह लाल चौक पे जा रही हूँ और मैं झंडा चढ़ा रही हूँ, क्योंकि मैं श्रीनगर में थी, मेरे हस्बैंड जम्मू में थे, उनको भी नहीं मैंने बताया। और सुबह 7 बजे हम लाल चौक पहुंचे। मैं तो इतनी खुश थी, मैंने आर पार देखा ही नहीं कि उसका क्या नतीजा होने वाला आगे चल के, कि क्या मेरे को डरना चाहिए। और हम 5 महिलाएं थी और एक और हमारी हिंदू बहन है, उसमें जो रजनी जी हैं वो भी थी, और 3 महिलाएं और थी जो हमारी मुस्लिम बहनें हैं। और हम पांचों ने मतलब किया ये जो उस टाइम आजादी का अमृत महोत्सव, हम 75वीं जो एनिवर्सरी मना रहे थे, और इस में हमें मौका मिला अपने देश के लिए कुछ करने का, अपना राष्ट्रीय ध्वज श्रीनगर के लाल चौक पे फैलाने का। ये मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्य मतलब समझती हूँ, मैं अपने आप को बड़ी सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे इस तरीके का जो है मिशन में जुड़ने का मौका मिला। उस वक्त जब आप झंडा फहरा रही थी, कितना गौरवान्वित फील कर रही थी? बहुत अच्छा। देखिए, जब हम टॉप पे चढ़े ना, ऊपर फायर की उसके साथ चढ़ाया हमें गाड़ी के साथ, ऊपर जब चढ़े तो मैं उससे थोड़े दिनों पहले बीमार थी, और मैं सोच रही थी इतना ऊपर आ रही है, मैं मतलब नहीं, चढ़ गए फाइनली। जब हम ऊपर चढ़े और लास्ट का ऐसा हुआ कि पहले 3, क्योंकि जो वो वेट था उसका वो 5 लेडीज का नहीं उठा पाया, क्योंकि सिक्योरिटी भी थी। तो पहले उन्होंने 3 को, फिर जब लास्ट में फैलाना था तो तब मैं और एक और हमारे साथ मंशा बशीर है, वो नेशनल प्लेयर है, वो गई। तो हमने जब उसको पूरा टाइट से बांध दिया और उसके बाद हमने तिरंगा को सल्यूट किया और राष्ट्रीय गान चला। हमें उस टाइम वाकई में मतलब फख्र हो रहा था कि हमने अपने देश का जो तिरंगा है वो इतनी ऊंचाई पे लाल चौक में इस तरीके का मतलब फैलाया। बहुत प्राउड की बात थी। और जब आपकी फैमिली को पता चला तो उनका क्या रिएक्शन रहा? हाँ, जब हम नीचे आए तो मैंने अपने हस्बैंड को फोन किया, कहते कि तू ऐसे बोल रही है, तुम कैसे पहुंच सकती हो ऊपर? मैं कहा आप देखो सारे चैनल्स पे चल रहा है। मतलब सब मेरे को कॉल करे, अरे, क्योंकि सबको ऐसे लग ही नहीं रहा था कि ये सब कुछ कर सकती है। मतलब एक तो 2 महीने पहले तक ये बीमार थी और इतनी ऊंचाई पे चढ़ के और इस तरीके का काम। लेकिन जब मुझे बोला गया तो मैं बहुत खुश हुई, मैंने आज नहीं देखा, मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये अपने देश के लिए ये बहुत सौभाग्य की बात है कि मेरे को इस मिशन का हिस्सा बनाया गया। जी। ऐसा ही आपने कुछ किया था डाउनटाउन में भी, जहां पे आपने फ्लैग्स बनवाए थे, जिसकी सराहना खुद मोदी जी ने भी की थी। वो क्या था, वो पूरा सिलसिला बताइए। देखिए, जब हमने सेम 75th एनिवर्सरी थी हमारे इसकी आजादी की, तो हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज बन रहे थे, मेड इन कश्मीर तिरंगा, सुना होगा आपने, बहुत चर्चा हुई और पार्लियामेंट में मोदी जी ने इसका जिक्र भी किया और उन्होंने अप्रिशिएट भी किया। बहुत सारी महिलाओं ने बनाया, और लेकिन मेरे लिए वो फख्र की बात इसलिए थी, मैंने एक ऐसे एरिया से बनवाया और बिंगे मतलब कि जहाँ पे कभी पत्थर चलते थे, जहाँ पे कभी लोग अपने आप को हिंदुस्तानी मानने से इनकार करते थे, और पूरा डाउनटाउन का एरिया ही कभी ना कभी उस तरीके के झंडों से भरा रहता था। और वहां की महिलाओं से या ऐसे एरिया से, डाउनटाउन के एरियाओं से झंडा बनाना और उनको फिर उस तरीके से खुश होके, खुशी से, एक तो हो गया फोर्सफुली बनाना, या हो गया कि नहीं हम बनाएंगे तो लेकिन हम सामने नहीं आएंगे, ऐसा नहीं। उन्होंने हर चैनल पे इंटरव्यू दिया उन महिलाओं ने, और खुशी से बनाया और प्राउडली बोला कि हम हिंदुस्तानी हैं, हमें फख्र
फक्र हो रहा है, हम अपने मुल्क के लिए उनका और मुल्क के लिए काम करें और अपने मुल्क का राष्ट्रीय ध्वज बना रहे हैं। जी ये मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट थी। पुनः जिन्होंने भी मुझे इस मिशन में जोड़ा, मैं उनका धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मुझे ये मतलब इस मिशन में जोड़ा और मुझे ये एक मौका दिया कि मैं इस तरीके के काम में जुड़ जाऊं। जी अनीता जी, एक औरत का एक सोशल एक्टिविस्ट होना बहुत बड़ी बात होती है, और फिर इतने आगे तक जाना। कभी इस जर्नी के दौरान आप डिमोटिवेट हुई हैं? कभी कुछ आपने बोला हो कि नहीं बस अब मुझसे नहीं अब और होगा? अगर ऐसा है तो वो क्या सिचुएशन थी, उसके बाद आपने बोला कि नहीं मुझे आगे बढ़ना है? देखिए, बहुत सारी चीजें होती हैं जब एक औरत, खासकर एक औरत काम करने के लिए निकलती ना, उसके लिए इस समाज में बहुत सारी नजरें जो होती है ना, वो बहुत तरीके की होती हैं। जी और उन नजरों से अपने आप को सेफली निकालना इस तरीके से, क्योंकि और सोशल वर्क के टाइम में इस तरीके से, अरे बहुत सारा एक ऐसा भी वाकया होता जब बोला जाता है, मेरे ही जो मेरे मतलब मेरे साथ खड़े होते हैं और वही बैक में बोलते हैं, ये तो निकली है, अब तो इसने तो अपना मतलब वोट बैंक के लिए कर रही है, इसने अपना फील्ड बनाने के लिए किया, इसने अपना नाम बनाने के लिए कौन सा सोशल वर्क, हमें पता है क्या कर रही है, जबकि उनको सब पता होता है कि ये क्या करी। तो इंसान जब ये सुनता ना, तो दिल थोड़ी देर के लिए बहुत दुखी होता है, यार मैं क्यों कर रही हूँ, मुझे क्या है, ईश्वर ने सब कुछ दिया है, मैं क्यों करूं, मैं बैठ जाऊं घर में। लेकिन फिर मैं, नहीं यार, मैंने इतनी मेहनत की, मुझे इतना टाइम हो गया, मैं अपने आप को यूं तो नहीं छोड़ सकती इस तरीके के। और जिन लोगों को मैंने आगे अपने साथ जोड़ा, जिन लोगों को मैंने एक नई उम्मीद दी, जिन लोगों को मैंने एक नई आशा दी, उनको मैं क्या फेस दिखाऊंगी कि नहीं इस तरीके। और बहुत सारा एक इतना भी मतलब इस तरीके का वाकया हुआ अभी रिसेंटली कि इस तरीके का मेरा नाम उछाला गया, मेरे को इतना मतलब बदनाम किया गया, मेरे मैं क्या ही बोल सकती हूँ, मैं बोल नहीं पाऊंगी कि किस तरीके का महज कोई अपनी एक पॉलिटिकल दुश्मनी निकालता है, कोई अपनी रंजिश निकालता है, ये एक औरत होके आगे बढ़ गई तो ये जी वैसी हैं, इसका तो जी ऐसा है, इसका वैसा है। तो वो चीजें जो इंसान को ना बहुत डिप्रेस करती हैं कि क्यों कर रही हूं मैं, यार बैठो घर में, जैसे सब अपने घर में खाते पीते हैं, तुम भी बैठो। लेकिन कहीं ना कहीं फिर एक सोच आती है कि नहीं, हमने जो बीड़ा उठाया, हमने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, उसको हम अंत तक लेके जाएंगे। और मैं इन चीजों से डरने वाली नहीं हूँ। ठीक है, तुम्हारी अपनी विचारधारा, तुम मेरे प्रति क्या बोल रहे हो, तुम्हारी अपनी सोच है, बट मुझे जो करना है, जो मुझे ईश्वर का आदेश है, जो मुझे उस परमात्मा ने आदेश दिया है, मुझे उस पर उतरना है, और वही मेरा फैसला करेगा कि मैं सही हूँ या गलत। जी जी। तो आप अपने क्रिटिक्स को और अपने और जब आपके सामने कोई क्रिटिसिज्म आता है, उसको फेस कैसे करती हैं? हंस के। वो कहता कि कोई कहता हाँ, आपने ऐसा किया, मैं कहती हूँ हाँ मैंने किया, मुझे आया, मैंने किया, आप भी करो, कोई बात नहीं। कोई आपने जी ऐसा किया, हाँ मैंने किया, आपको भी अगर इतने गट्स है आप भी करो। क्योंकि देखिए ना, उनके साथ हम लड़ नहीं सकते, उन्होंने एक विचारधारा बना ली है ऑलरेडी कि अनीता चंदपुरी को इस मोड़ पे इधर यहाँ पे पॉइंट टारगेट करना और इसको यहाँ पे खत्म करना, इसको ऐसे करना, इसको पब्लिक में ऐसे करना। ठीक है, मुझे क्या फर्क पड़ना है, मुझे तब फर्क पड़ता अगर मेरी आत्मा को बोझ होता कि मैं गलत हूँ, या मुझे कहीं होता कि नहीं मैंने इस इंसान के साथ गलत किया। जब मैंने किया ही नहीं, मुझे जहाँ पे जवाबदेही देनी है उस ईश्वर के आगे, वो सब देख रहा है, क्योंकि फाइनली उसी के पास सब जाना। इंसान तो इंसान की सोच जो होती है वो कहीं ना कहीं मैटर करती है, आपका समाज होता है। लेकिन जब समाज ने विचारधारा ही ऐसी बनाई कि अगला बंदा आगे चल रहा है, उसको कैसे काटेंगे, उसको नीचे कैसे सीढ़ी से उतारेंगे, तो उस समाज के प्रति आप क्या कर सकते हो। ठीक है, आप सही रहो, बाकी मैं तो सबको बोल रही हूँ, अगर आप अपनी जगह सही हो तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत पीछे नहीं ले सकती। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब ये क्रिटिसिज्म या क्रिटिक्स कुछ बोलते हैं, उस दौरान फैमिली पे क्या असर पड़ता है? कुछ नहीं, मेरे हस्बैंड कहते हैं अरे यार तुम तो शेरनी हो, चलो उठो, ये चीजें चलती रहती है। मेरे हस्बैंड मुझे ऐसे बोलते, कहते तुम तो शेरनी हो। बहुत सारे लोगों ने मुझे टाइटल भी दिया सिंगनी का। सही बात है, मैं अगर आपको एक वीडियो दूं, एक दिखाऊंगी, बहुत सारे लोग मुझे सिंगनी करके भी बुलाते हैं, तो बोलते तुम हटो उठो, कुछ नहीं है, चलो करो काम, ये चीजों को दिल पे मत लिया करो। क्योंकि मेरी फैमिली को पता है ये क्या कर, मेरे हस्बैंड को स्पेशली पता होता है, एक एक चीज का पता होता है कि ये क्या कर रही है, कैसे कर रही है। मेरी फैमिली को पता होता है ये क्या कैसे कर रही है, इसका अगला स्टेप क्या होने वाला है, ये क्या कर रही है। तो
इसलिए उनका, मैंने पहले भी बोला, उन्होंने मेरे पे बहुत ट्रस्ट किया और करते भी, और हमेशा मेरे हर फैसले में साथ होते हैं, और हमेशा जो भी मेरे पे कभी कोई प्रॉब्लम आती तो उस टाइम भी मेरे साथ होते हैं। जी। अनीता जी, बात करें नारी शक्ति पुरस्कार की, समूह थिएटर से नारी शक्ति पुरस्कार तक का ये सफर कितना आसान था, कितना मुश्किलों भरा था, और कैसे, क्या क्या मेमोरीज इसने बनाई है आपके जहन में? देखिए, समूह थिएटर से नारी शक्ति तक का जो मेरा सफर था, आसान नहीं था। मैंने आपको पहले भी बोला, खासकर एक महिला, मैं सिंपैथी नहीं ले रही हूँ कि मैं महिला हूँ, बिल्कुल भी नहीं ले रही हूँ, लेकिन ये था कि मगर ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि एक महिला के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है। बिल्कुल। और मैंने पहले भी आपको बोला, उसमें डॉक्टर सुधीर महाजन ने बहुत सहयोग किया, बहुत सपोर्ट किया। बीइंग ए गुरु, वो हमेशा गुरु रहेंगे और उनका जो दर्जा है वो ऊपर हमेशा टॉप पे रहेगा। किस तरीके से उन्होंने मुझे बच्चे की तरह समझाया कि नहीं, ऐसे नहीं करना, वैसे करना है, ये नहीं, अपने कॉन्टैक्ट्स दिए, और बाकी मैं, अगर उस टाइम वो मेरे को सपोर्ट नहीं करते तो आज शायद मैं यहाँ पे नहीं होती। और वो जो सफ़र था, शुरू में जब मतलब धक्के खाने पड़ते थे, स्ट्रगल करने पड़ते थे, जो हम समझाना चाहते थे किसी को वो समझता नहीं था। या हम लोग, अभी मैं आपको बता दूं, हम लोग जो लेडीज के लिए स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम चला रहे हैं, वोकेशनल कोर्सेज करवा रहे हैं पूरे जम्मू कश्मीर में, खासकर आजकल मतलब कश्मीर में, क्योंकि जम्मू में ऑलरेडी अब हम चल रहे हैं, कर रहे हैं, तो भी मैंने कश्मीर में फिर इस चीज को भी शुरू किया। स्पेशली मैंने उन बच्चों के लिए किया जिनको प्रॉब्लम्स रहती थी, और मैंने क्या किया, मैं तो जरिया हूँ, और ऐसे बच्चों के लिए हम काम करते हैं जो नीडी होते हैं। तो ये अपने में मतलब एक जर्नी थी, उन बच्चों तक कैसे पहुंचना, उन महिलाओं, जो भी कोई महिला आती थी उसके लिए कैसे करना। तो ये चैलेंज होता है हमेशा, अभी भी होता है, कोई इतना हम बड़े नहीं हुए अभी भी कि हम पूरे सक्षम है सब कुछ करने में, लेकिन ईश्वर का साथ रहता है तो कर ही लेते हैं। और जो जर्नी है मेरी, वो इतनी आसान नहीं थी, बड़े धक्के खाए हैं मैंने, बड़ा स्ट्रगल किया है। और आज अगर मैं किसी को बोलती हूँ अनीता चंदपुरी, ईश्वर ने इतनी तो चलिए इज्जत बख्शी कि सबको पता है कि नहीं मैं काम कर रही हूँ, तो जो भी आशा से आता है और निराश होके नहीं जाता है। वाह, क्या बात है। अनीता जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब आपको पता चला कि आपको ये पुरस्कार मिलने वाला है, कैसी फीलिंग थी? बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरे से भी बड़े दिग्गज थे वहां पे जिनको ये पुरस्कार मिला। मैं तो छोटी सी, मतलब आम सी हूँ। मैं रेखा दीदी की बात करूंगी, रेखा वांगनू की बात करूंगी। मेरे से पहले उनका नाम अनाउंस हुआ। वो भी हमारे समाज के लिए बहुत एक प्राउड मोमेंट था कि रेखा वांगनू जी अभी जो हमारी मतलब कश्मीर हाई कोर्ट में काम करती हैं, और समाज के लिए, कश्मीर समाज में, कश्मीर में बैठ के अपने हिंदू कम्युनिटी के लिए जो काम कर रही हैं, उनकी जज्बे को भी मैं सल्यूट करती हूँ। वैसे भी बड़े बड़े दिग्गज औरतें थी जिन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया है, तो उस तरीके के काम और मेरे को बहुत अच्छा लगा। और उस तरीके के लिए मतलब हम जब कर रहे थे, हमारे नाम अनाउंस हो रहे थे, बड़ा अच्छा लग रहा था कि चलो कम से कम हमारे काम को आज सराहा गया और हमें इस मुकाम तक, अगर हमने मेहनत भी की है लेकिन उसका फल भी आज हमें मिला। जी जी अनीता जी, शुक्रिया अपना इतना कीमती समय देने के लिए। पर जाते जाते एक आखिरी सवाल मैं पूछूंगी, क्योंकि ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। जब भी कोई महिला आती है तो मैं जरूर पूछती हूँ, एक माँ, एक पत्नी, एक सोशल एक्टिविस्ट, ये टाइम मैनेज कैसे होता है? देखिए, टाइम तो मैनेज करना पड़ता है ना, अगर क्योंकि ये मेरी खुद की चुनी हुई फील्ड है, ये तो मेरे को किसी ने जबरदस्ती नहीं थोपा कि नहीं तुम्हें करना है, ना ये कोई मेरा मतलब इस तरीके का जॉब है कि मुझे 10 से 4 की नौकरी करनी है तो करनी है। ये मेरा खुद का चुना हुआ है। हम लोग अभी पीछे ड्रग अवेयरनेस के लिए कर रहे थे पूरे जम्मू कश्मीर में, तो हमें बहुत डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग जाना पड़ता था, क्योंकि मैंने पूरा जम्मू कश्मीर में बहुत सारा मतलब इसके ऊपर काम किया ड्रग अवेयरनेस के लिए। तो हमें सुबह कभी कभी 5 बजे भी निकलना पड़ता था, लेकिन उस तरीके से फिर मैंने पहले भी आपको बोला कि मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, स्पेशली मतलब जब मैं निकलती हूँ तो
पीछे मेरे घर को देखती हैं, मेरे बच्चे को देखती हैं, इसके लिए उनका सपोर्ट के बिना तो नहीं वाकई पॉसिबल में, था। अगर वो वाकई में। सपोर्ट नहीं करते तो वो नहीं होता, जी। क्योंकि टाइम को मैनेज करना और फिर वापस एक हाउसवाइफ की तरह वापस काम करने में वो बहुत दिक्कत होती है। लेकिन मेरी फैमिली, सैल्यूट है मेरी फैमिली को कि उन्होंने मुझे बहुत मतलब हेल्प किया और मेरे को अंडरस्टैंड करके मुझे कभी भी, स्पेशली मेरे बच्चे ने भी, कि बहुत मेरे साथ कि मेरी मम्मा बिजी होती हैं और मुझे किस तरीके से करना है, क्या करना, उसने भी अपना बहुत सारा काम जो है खुद से मैनेज किया। एक अंडरस्टैंडिंग। जी बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। जी अनीता जी, शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद, आपने आज मुझे यहाँ बुलाया और मुझे अपनी जर्नी के बारे में बोलने का मौका दिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। तो दर्शकों, ये थी अनीता चंदपुरी जी। आपने देखा, जाना, समझा भी कितनी डिफिकल्ट लाइफ होती है, कितने प्रोसेस के बाद कितना काम करना पड़ता है, तब जाके कोई अनीता चंदपुरी बनता है। ऐसी ही पर्सनैलिटीज के साथ आपको फिर से रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए बने रहे द राइट न्यूज पे, और मुझे और मेरी वीडियो जर्नलिस्ट प्रिया भट्ट को दीजिए इजाजत।